नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट 3.4 को और इसमें हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं? हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने 4th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग किसका यूज करने वाले हैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ना मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 9 में कोरोलरी पढ़ाई थी, वो इंस्क्राइब्ड एंगल के रिलेटेड, राइट। तो वो ना मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि उसी का यूज करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को ना वो कोरोलरी पता होनी चाहिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो आ जाइए फटाक से, मैं आपको बता देती हूँ कौन सी कोरोलरी थी। देखो ये वाली कोरोलरी हमने देखी थी। देखो कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, इसमें हमने एक तो ये फर्स्ट वाला क्या देखा था कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जो हमारे एंगल्स हैं बच्चों, अगर वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं तो फिर वो दोनों क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, हमारे पास दो इंस्क्राइब्ड एंगल है, एक तो ये है एंगल पी क्यू आर और दूसरा है बच्चों एंगल पी एस आर। और आप देख सकते हो दोनों के दोनों जो एंगल्स है ना वो सेम आर्क में ही इंस्क्राइब्ड है, यानी कि इस आर्क में, आर्क पी क्यू आर में, है ना। तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये हमारी पहली कोरोलरी थी। ठीक है, और दूसरी कोरोलरी हमने क्या देखा था, जिसका हम यूज करके अभी आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा एंगल है दोस्तों, अगर वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होता है तो फिर वो होता है राइट एंगल, यानी उसका मेजरमेंट होता है बच्चों 90 डिग्री का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, आधा सर्कल। तो देखो ये वाला जो एंगल है ना वो आधे सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, इसीलिए इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसी का यूज करके हम लोग वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा डिटेल में इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ बताया था लेक्चर नंबर 9 में, इसीलिए तो मैं कहती हूँ ना कि आप लोग लेक्चर नंबर 9 के वीडियोस को देख लेना, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, और जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, उनका तो कहना ही क्या, वेरी गुड। चलो आ जाते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन पे जो हमें सॉल्व करना था। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं इसको और समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इन फिगर 3.58, यानी कि इस फिगर में आप देखिएगा ये जो सेगमेंट आर एस है ना बच्चों, इट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि ये जो आर एस आपको दिखाई दे रहा है ये है डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और जो पॉइंट टी है बच्चों ये लाई करता है कहाँ पर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का जो बाहर वाला साइड है, देखो सर्कल के एक्सटीरियर में ही तो ये लाई कर रहा है, ये देखो सर्कल के बाहर है पॉइंट टी। ओके, ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, आगे समझिएगा। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल आर टी एस जो है ना बच्चों ये एक एक्यूट एंगल है, ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। तो आप सोचेंगे एंगल आर टी एस कहां पर है, तो आप इसमें सोचो मत, क्योंकि हमें ना यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी ये जो एंगल आर टी एस है ना वो हमें बनाना होगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू। यानी हम क्या करेंगे, इसको ना इस प्रकार से जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा वो हमारा एंगल आर टी एस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना है कि ये एंगल आर टी एस क्या है बच्चों, ये एक एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल किसको कहा जाता है, तो वो एंगल जिसका मेजरमेंट होता है बच्चों 90 डिग्री से कम, यानी 90 डिग्री से कम जिसका मेजरमेंट होता है, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है ना, तो अगर हम ये आर टी एस को ऐसा प्रूव कर दे कि ये है बच्चों लेस देन 90 डिग्री, तो फिर हमारा काम हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो क्या करना होगा, देखो अब क्योंकि ये प्रूव वाला क्वेश्चन है तो आपको पहले गिवन लिखना होगा, फिर टू प्रूव लिखोगे, उसके बाद फिर इसका प्रूफ जो है ना वो आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर इसका जो टू प्रूव है वो लिख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो आ जाइए जरा। क्या करेंगे हम, कहाँ गए, यहीं पर थे ना। चलो इसका गिवन पहले लिख लेते हैं। आइए यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, चलो तो गिवन में आप क्या लिखोगे, वही जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही लिख देना कि सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक, ये पहली चीज हमने बता दी। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये भी हम लिख देते हैं, एंड पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है,
तो ये हमारा गिवन वाला पार्ट था, बहुत इजी है गिवन पार्ट लिखना, आप सभी लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ना टू प्रूव लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूव करना है। तो आप लोग देख सकते हो क्या प्रूव करना है, वो तो सामने से ही दिख रहा है। हमें ये चीज प्रूव करना है कि ये जो एंगल RTS है ना बच्चों, ये है हमारा एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल। ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूफ, ठीक है। कैसे प्रूव करना है पहले मैं आपको ओरली बताती हूँ, फिर ना लिख के भी बताऊंगी। सुनो इस फिगर में अभी आप सभी लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे ना हम क्या करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। और कैसे ये कंस्ट्रक्शन होगा, सुनो सब लोग ध्यान से। हम यहाँ पर ना इसको इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर पॉइंट T है ना, और ऐसे करके ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इस प्रकार से लाइन खींचेंगे जिससे ये S को ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर क्या होगा, चलो इतना कंस्ट्रक्शन का काम तो हमने कर दिया, लेकिन इसके आगे क्या करना है। देखो RTS कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, एंगल RTS आ रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, ठीक। अब कैसे होगा, सुनो ध्यान से। देखो अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट M है, तो अगर मैं RMS की बात करूं तो ध्यान से देखो, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो जी हाँ है, ठीक है। एंड दिस इज योर डायमीटर, ये आपका डायमीटर है, बराबर। तो देखो डायमीटर आप सभी लोगों को मालूम है कि वो सेंटर से ही खींचा जाता है, मतलब जो सर्कल का सेंटर होता है वहीं से खींचा जाता है। तो ये डायमीटर ने क्या किया है, हमारे सर्कल को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि नहीं, डिवाइड किया है ना। यानी ये जो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हुआ है दोस्तों, ये हमारा आधे यानी कि सेमी सर्कल में फॉर्म हुआ है। और अभी हमने कोरोलरी में देखा था कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। अभी देखा था ना हमने कि वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। यस और नो, तो जी हाँ ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो 90 डिग्री का आ गया, लेकिन हमें इसको दिखाना है लेस देन 90 डिग्री। सुनो कैसे होगा आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है ना, इस वाले ट्राइंगल के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। कौन से ट्राइंगल के ऊपर, इस वाले ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। देखो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है बच्चों, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ठीक है। और आप लोगों ने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है रिमोट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। जो हमारे रिमोट इंटीरियर एंगल्स है ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है, इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होता है, तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनके सम के इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं तो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, रिमोट इंटीरियर मतलब दूर वाले इंटीरियर एंगल्स। तो देखो ये तो इसके एडजेसेंट में है, ये नहीं होगा। इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। मान लेते हैं ये x है और ये y है, ठीक है। और ये हमारा z है, तो ये जो z है ना, ये किसके इक्वल होगा, तो y प्लस x के इक्वल हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज किया, तो हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है। ये प्रॉपर्टी एक होती है, ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना दोस्तों, वो किसके इक्वल होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं, मतलब उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल है, देखो भाई ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना बच्चों, इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का जब हम सम करेंगे, यानी एंगल T और एंगल S का सम करेंगे, तो हमें क्या एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ऐसे ही करके हम ये चीज को प्रूव करने वाले हैं। यानी हमें क्या करना होगा, पहले इसको 90 डिग्री लाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल वाला जो प्रॉपर्टी है ना, उसका हम यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है ना, वो हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक साथ मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, अभी हम धीरे धीरे करके देखते हैं। मैंने आपको एक्चुअली में तो पूरा बता दिया, बस लास्ट की जो लाइन है ना, वो मैंने आपको नहीं बताई है। तो जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो वहां पर मैं आपको लिख करके समझा दूंगी, ठीक है। चलो आ जाते हैं, कहाँ पर हमने गिवन वगैरह लिखा था, देखो यहाँ पर हमने लिखा था ना गिवन प्रूफ, ओ ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो आइए जरा हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जल्दी से। देखिए कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था। रुको रुको, वेट करना होगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऐसे, यहाँ पर मान लेते कि इधर है हमारा पॉइंट T, ठीक है, पॉइंट T है। फिर क्या करना होगा, फिर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, देखो ये वाली लाइन को यहाँ से, और एक और लाइन हमें खींचना है, ठीक है। एक और लाइन हमें ना यहाँ पर खींचना होगा ऐसे, यहाँ से, ठीक, इस प्रकार से। और मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट है जो है हमारा पॉइंट M, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब जो कंस्ट्रक्शन हमने किया, इधर हम जरा लिख के बता देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, चलो फिगर तो आपको खैर दिखाई देगा ही, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। ये लो मैंने इसको छोटा कर दिया। ध्यान से देखना, है बहुत इजी, ठीक है। पहली बार आप कर रहे हो, आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। सुनो,
हमने जो जो यहाँ पे ड्रॉ किया उसको हम लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है बच्चों, किसको किसको ज्वाइन किया है, तो हमने ज्वाइन किया है आर टी टी एस और ये एम एस को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ज्वाइन आर टी फिर टी एस एंड एम एस, ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख भी सकते हो, ठीक है। ओके जी, ये हमने लिख दिया। और क्या, और क्या लिखना है, और सुनो क्या लिखना है, और हमें एक और बात पता है कि ये जो आर एस है ना, ये है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे लिख देते हैं एंड आर एस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। ओके, ये हमने लिख दिया। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एंगल इंस्क्राइब्ड होता है कहाँ पर, सेमी सर्कल में, वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा राइट एंगल होता है, यानी कि ये जो एंगल है ना आर एम एस, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि एंगल आर एम एस विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इसका आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखना एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है। हमने वो कोरोलरी में देखा था, अभी मैंने आपको पूरा पिछले जाकर के दिखाया था ना, तो यहाँ पे आप इसका रीजन सीधा सीधा ये लिखोगे ना, तो आपके टीचर समझ जाएंगे कि आपने यहाँ पे कोरोलरी का यूज किया है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, बस इतनी बात लिख देना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो यहाँ तक तो हो गया। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, ये तो हमने कर दिया ना। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिमोट इंटीरियर वाला जो प्रॉपर्टी हमने देखा था उसका हम यूज करेंगे। तो देखो इस वाले ट्राइंगल की हम बात करेंगे, देखो मैं यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा आर एम एस, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल आर एम एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, बोलना जरा, तो ये है ट्राइंगल हमारा एम टी एस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों ट्राइंगल एम टी एस, ठीक है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मेजरमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना उनके सम के इक्वल होगा। तो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों है इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, देखो इसके जस्ट जो बाजू में है ना, इसके जस्ट बाजू में है, वो इसका रिमोट इंटीरियर एंगल नहीं होगा, बल्कि इससे जो दूरी पे है ना ये दोनों एंगल्स, ठीक है, वो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल आर एम एस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, चलो नाम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एंगल एम टी एस, क्या लिखेंगे हम, एंगल एम टी एस प्लस एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, टी एस एम, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, या फिर ऐसे लिख दो एम एस टी, ठीक है, चलो कैसे भी लिख दो चलेगा, बस वो बीच में एंगल आना चाहिए। और यहाँ पे हमने कौन सा थ्योरम लगाया, वही रिमोट इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या होगा आपको बताती हूँ, आगे देखिए, बस अभी हमको आंसर मिलने वाला है, बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो कैसे होगा, यहाँ पे एंगल आर एम एस जो है ना अभी हमने निकाला था 90 डिग्री का, तो इसकी जगह पे आप बच्चों 90 डिग्री लिख दोगे, हाँ हाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है एंगल एम टी एस, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एंगल एम टी एस मैंने बोला हुआ है, मैंने इसको इस प्रकार से ज्वाइन किया था ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पर इस ऐसे मैंने ज्वाइन किया था, यहाँ पे एम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था दोस्तों, उधर मैंने लिखा था एंगल एम टी एस, यानी कि ये वाले एंगल की मैं बात कर रही थी, एम टी एस। तो देखो ये जो एंगल है ना, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ एंगल आर टी एस, क्योंकि बीच में जो नाम आता है ना हम उसी एंगल की बात करते हैं। तो चाहे आप एम टी एस बोलो या फिर एंगल आर टी एस बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये एम टी एस की जगह पे क्या हम आर टी एस लिख सकते हैं, तो बोलिए हाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये जो एम टी एस है ना इसकी जगह पे हम लिखेंगे एंगल आर टी एस, ठीक है, प्लस एंगल एम एस टी। ओके, और ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने देखा फिगर में और हमको समझ में आया कि ये तीनों कोलिनियर है, तो एम टी एस बोलो या फिर आर टी एस बोलो, सबका मतलब क्या है दोस्तों, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए हमने ऐसा बोला, ठीक है। चलो ये तो हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एम एस टी दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहेंगे तुम इधर आ जाओ, ठीक है। तो मैंने एम एस टी को इधर बुला लिया, तो बोलो क्या होगा, एम एस टी जब इधर आएगा ये इधर प्लस में, इधर आने के बाद ये बच्चों माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस एंगल एम एस टी आएगा विच इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, बराबर। अब ध्यान से देखना, थोड़ा मैं इसको सीधा से करके लिखती हूँ और बस देखिएगा आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है। सुनो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल आर टी एस
एंगल RTS विच इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों 90 माइनस एंगल MST। तो देखो ये जो हमारा एंगल RTS है ना, इसका मेजरमेंट किसके इक्वल है, तो 90 माइनस MST। अभी मैंने आपको बताया था कि अक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एंगल RTS है ना, अच्छा ये जो एंगल MST है इसका मेजरमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे ये 20 डिग्री का भी हो सकता है, 30 डिग्री का भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये जो RTS है ना वो किसको माइनस करके मिल रहा है, तो 90 में से जब हम ये वाले एंगल को माइनस कर रहे हैं तब जाके हमें ये मिल रहा है। यानी यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो एंगल RTS है ना वो 90 से बड़ा तो नहीं होने वाला, 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये जो MST एंगल है इसका मेजरमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, हमें अभी मालूम नहीं है लेकिन इसका मेजरमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। 10 डिग्री हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो जब हम 90 में से इस चीज को माइनस करेंगे तो हमें 90 से कम ही मिलेगा। यानी यहां से एक चीज हमने समझ ली कि ये जो हमारा एंगल RTS है ना बच्चों, ये होगा हमारा लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन देख करके हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ये चीज लिख दिया और यहाँ से ये प्रूव हो गया कि RTS क्या है बच्चों, ये एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि अगर ये 90 से कम है, RTS देखो ये जो हमारा एंगल है RTS ये है लेस देन 90 डिग्री, अगर ये 90 से कम है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो फाइनली आप इसका आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना कि हेंस मत लिखना, ऐसे लिख दो कि देयरफॉर एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था बच्चों वो चीज हमने इधर प्रूव कर दी है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो। यस ये फोर्थ क्वेश्चन था ना, यस एवरीवन, हमने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके PDF मैं दे दूंगी, चिंता मत करो। आप बोलेंगे स्क्रीनशॉट तो हम ले ही नहीं पा रहे, इतना छोटा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैंने देखो मैं ना इसको आपके सामने ला देती हूँ, आप देख लो और लिख लोगे इजीली, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और वो समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, जब आप ऐसे जूम करके देखोगे ना तो दिखाई देगा। बाकी PDF में भी ऐड कर दूंगी, ओके डोंट वरी। पहले की भी PDF है, मैंने पहले से भी PDF बनाई हुई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैं दोबारा से ये क्लास 10th के सारे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पहले वाली PDF भी सेम ही है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, और बाकी ये PDF चाहिए तो यस ये भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये तो हमने सॉल्व कर लिया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी हमें प्रूव करना है कि कोई भी रेक्टेंगल होने दो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये चीज हमें प्रूव करना है। अब कैसे होगा, चलो बताती हूँ कैसे होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रिलेटरल हम, अच्छा रुको यहाँ पर ना पहले मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देती हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम है वो क्या कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हमारे पास है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ना, तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कन्वर्स है ना उसका हम यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कन्वर्स क्या कहता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम कहता है ना उसी का जस्ट अपोजिट कर दो। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगा, तो जब उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दिया गया क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो मैंने ये पढ़ाया भी था, आपको दिखाती हूँ, थोड़ा मैं पीछे लेकर के चलती हूँ और फटाफट से आपको वो जो थ्योरम था कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ गया रुको रुको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमने देखा था क्या लिखा है कि इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक, यानी कि अगर क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब अपोजिट एंगल्स का पेयर, ठीक है, कोई भी एक पेयर आपने दिखाया ना तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों पेयर्स लिखे हुए हैं, अगर इसमें से आपने एक पेयर भी अपोजिट एंगल का एक पेयर भी अगर आपने सप्लीमेंट्री दिखा दिया तो फिर आप क्या कह सकते हो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से कि यस जो हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चों वो है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समझ में आया। तो चलो हम यहाँ पर इसी का यूज करने वाले, लेकिन होगा कैसे मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। पहले मैं ओरली एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद ना आपको पूरा लिख करके बताऊंगी, जिससे आपको एकदम अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसमें हम क्या देखते हैं कि इसके सारे के सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट है ना बच्चों वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की जा रही थी ना, तो इसके सारे एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री के बराबर। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो देखो ये
है 90 और ये भी है दोस्तों 90, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, इसको और इसको, तो कितना आएगा 180। लो प्रूव हो गया ना, इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो आ गए सप्लीमेंट्री, और यही चीज तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि हर एक रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। चलो लिख के बताती हूँ कि कैसे होगा। पहले हम यहाँ पे ना क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल एक बनाएंगे फटाक से। क्वाड्रिलेटरल नहीं, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की बात की जा रही है तो वही हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। लो भैया हमने ये रेक्टेंगल बना दिया, और यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन वगैरह सब कुछ लिखेंगे, क्योंकि ये प्रूव वाला क्वेश्चन है ना। तो गिवन में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये है बच्चों एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका नाम पहले मैं लिख देती हूँ। नाम क्या लिखेंगे, चलो PQRS लिख देते हैं। क्या बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये है दोस्तों एक रेक्टेंगल। ठीक है, ओके। फिर जो चीज हमें प्रूफ करना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखते हैं टू प्रूफ। वी हैव टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ओके, फिर अब इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे आप बताती हूँ, बहुत इजी है इसको समझना। देखो इसका प्रूफ, यहाँ पर हम पहली बात तो ये लिख देते हैं कि ये जो हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल दिया गया ये रेक्टेंगल है, ये गिवन में ही लिखा हुआ था। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके सारे के सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट है ना वो हो जाएगा 90 डिग्री का, बिकॉज हमको मालूम है रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये है बच्चों हमारा रेक्टेंगल, ये हमारा गिवन वाला पार्ट था, तो इधर मैंने बता दिया गिवन। और अगर ऐसा है तो एंगल P, एंगल Q विच इज इक्वल टू एंगल R, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एंगल S। ये सभी का मेजरमेंट कितना होगा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके सारे एंगल्स हो जाएंगे हमारे राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपोजिट एंगल का कोई भी एक पेयर यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स तो वैसे देखोगे तो यहाँ पे दो पेयर्स बन रहे हैं, एक तो P और R का, दूसरा S और Q का। तो आप दोनों में से कोई भी एक ले लो, क्योंकि अगर आपने एक पेयर को भी यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिखा दिया ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम P और R को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों एंगल P प्लस एंगल R। तो चलिए बताइए एंगल P का मेजरमेंट कितना है दोस्तों 90 डिग्री का, और एंगल R भी कितना है 90 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल P प्लस एंगल R विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, उससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ये है बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो इस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं भाई, इस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि कोई भी रेक्टेंगल होने दो अब, क्योंकि अगर वो रेक्टेंगल होगा तो उसके सारे एंगल्स होंगे 90 डिग्री के, और अगर सारे एंगल्स होंगे 90 डिग्री के तो अपोजिट एंगल्स तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री होंगे ही, और अगर वो सप्लीमेंट्री हो गए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो वो बन ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हेंस एनी रेक्टेंगल, मतलब कोई भी रेक्टेंगल होने दो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था वैसे लिख देना, एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is a cyclic quadrilateral। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तो देख लीजिए ये था इसका फाइनली आंसर, आप लोग देख सकते हो, है ना, बस इतना सही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और 5th वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप समझ ही गए होंगे।
और इसके साथ ही इस वीडियो को हम कंप्लीट मतलब खत्म करते हैं, क्योंकि हमें इसमें बस 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे, 4 और 5, जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि 3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों। तो इन तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है।